नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाए जा रही हूँ अचानक बेटे की ससुराल पहुंचे पिता ने ऐसा क्या देखा कि उनके पैरों तले जमीन निकल गई। ए बुढ़िया, तुझे शर्म नहीं आई अपने ही घर में चोरी करते हुए? तूने किसकी इजाजत से ये हलवा बनाया है? इन दोनों की चटोरी जीभ को तो मैं अभी ठीक करती हूँ। कहते हुए बड़ी बहू प्राची गुस्से में लाल पीली हो रही थी। प्राची ने अचानक अपनी सास के मुंह में 2 थप्पड़ जड़ दिए, जिससे सुधा जी के मुंह का हलवा भर भरा कर कुछ तो उनके कपड़ों पर तो कुछ जमीन पर गिर गया। बहू का ऐसा रूप देखकर राघव जी अवाक एक टक बहू को देखते ही रह गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। वहीं उसने राघव जी के पास में रखे हलवे के गर्मा गर्म कटोरे को ऐसी ठोकर मारी कि कटोरे में रखा गर्मा गर्म कुछ हलवा उनके कपड़े पर गिरा और कुछ हलवा दूर जाकर गिरा। उसी समय प्राची के पिता भी अपनी बेटी से मिलने उसके घर आए हुए थे, लेकिन प्राची को पता नहीं था कि उसके पिता उसके घर आए हुए हैं। उसने अपनी सारी भड़ास अपने सास ससुर पर निकाल दी। दोनों बुजुर्ग दंपति अपनी बहू के इस तरह के कारनामे को असहाय की तरह दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन वे दोनों अपने आप को इतना लाचार और बेबस महसूस कर रहे थे कि कुछ समय के लिए तो ऐसे हो गए जैसे काटू तो खून नहीं। दरअसल राघव जी अपनी शादी की सालगिरह को कभी भी नहीं भूलते थे, क्योंकि उनका मानना था कि जब से सुधा जी उनके जीवन में आई हैं, तभी से उनके अच्छे दिन की शुरुआत हुई है। जबकि शादी के पहले उन्होंने बहुत कष्ट झेले थे, लेकिन शादी के बाद एक के बाद एक सुख उनके जीवन में आते रहे। इसलिए उस दिन भी राघव जी सुबह उठते हैं और सबसे पहले अपनी पत्नी सुधा जी को जगाते हैं और कहते हैं, अरे भाग्यवान, सबसे पहले तो आपको हमारी शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। सुधा जी बोलती हैं, आपको भी जी। जब जल्दी से उठो और चलो हलवा बना लो। आज तुमने उठने में बहुत देर कर दी। क्या बात है? सुधा जी बोली, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज आंख समय से खुल नहीं पाई बस, और उठकर काम में लग जाती है। किचन में जाकर गर्मा गर्म हलवा बनाती है और ऊपर से ड्राई फ्रूट से सजा देती है। और वह सोचती है कि आज तो मेरे पति ने खीर को क्यों नहीं बोला, जबकि उनको तो खीर पसंद है, हलवा तो मुझे पसंद है। हंसते हंसते सोच रही थी, तभी वह 2 कटोरी गर्मा गर्म हलवा बनाकर अपने पति को परोस देती है। राघव जी खुश होकर फिर से बोली, सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी जान। आज हमारी शादी को 50 साल बीत गए हैं और हमने खुशी खुशी ये सफ़र तय कर लिया। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे जीवन साथी हो और हमने इतना लंबा सफ़र एक साथ बिना किसी खटपट के तय किया है। सुधा जी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, आपने मुझसे हलवा क्यों बनवाया, जबकि तुमको तो खीर पसंद है? राघव जी बोली, अगर मैं ना बनवाता तो तुम अपने लिए ना बनाती, इसलिए मैंने सोचा चलो शादी की सालगिरह है तो सुबह सुबह मीठा करके शुरुआत किया जाए। तभी राघव जी और सुधा जी दोनों एक साथ बैठकर हलवा खाने लगते हैं और बहुत खुश नजर आ रहे थे। पुरानी बातों को छेड़कर खूब मजे ले रहे थे। तभी उनकी बहू प्राची कमरे में पहुंच जाती है। दोनों को हंसता देखकर आंख बबूला हो जाती है और ऊंची आवाज में बोली, मैं पार्टी में जरा सी क्या गई तो आपने तो अपनी मनमानी शुरू ही कर दी। कब्र में जाने की उम्र आ गई है और आप पार्टी कर रहे हैं, हंस रहे हैं। इस उम्र में भी रोमांस फरमा रहे हैं, शर्म भी नहीं आती खुलेआम ये सब करते हुए।
और हलवा का कटोरा देखते ही बोली, और आपकी इतनी हिम्मत कि आप बिना मुझसे पूछे किचन में घुस गई, और ये क्या हलवा बनाया है? मैं थोड़ी देर बाहर क्या पार्टी करने चली गई, आपने तो अपनी मनमानी शो कर दी। पूरे घर में अपना ही डेरा डाल दिया। इस उम्र में भी दोनों की जीभ का चटोरापन नहीं गया। हर समय यही सोचते रहते हो कि आज क्या खाएंगे, आज क्या खाएंगे, और मेरे बच्चे क्या खाएंगे जब वे स्कूल से आएंगे। मैं सिर्फ पार्टी में ही नहीं गई थी, वहाँ से मुझे स्कूल का भी काम था, मैं वहाँ भी गई थी। बच्चे अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे, मैं उन्हें क्या दूंगी? जब वो घी लगी रोटी मांगेंगे, पता नहीं है क्या घी बहुत महंगा हो गया है। अरे बहू, बस थोड़ा सा ही घी लिया है, और तुम्हारे ससुर का खाने का मन था तो मैंने बना दिया, सुधा जी ने कहा। अरे, इस उम्र में भी कोई हलवा खाता है क्या? और आपसे ड्राई फ्रूट भी आपने डाल लिए। ये सारा दृश्य बाहर खड़ी उसके पापा दरवाजे की आड़ में देख रहे थे। बेटी को पता नहीं था कि उसके पिताजी बाहर खड़े सारा तमाशा देख रहे हैं, और बेटी ऊंची आवाज में अपने ससुर से बात की जा रही थी। तभी राघव जी बोले, इतना चिल्ला क्यों रही हो बहू? बस थोड़ा सा हलवा तो बनाया है। और क्या तुम्हारी कमाई का बनाया है? मेरा बेटा कमाता है, उसकी कमाई का बनाया है। तुम भी तो उसके पैसों से पार्टी कर रही हो ना? राघव जी बोले, शायद बहू तुम भूल रही हो, तुमसे पहले ये घर हमारा है, हम भी अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं, तुम्हें ऐसे बोलने का कोई हक नहीं है। तभी बहू गुस्से में आकर तपाक से बोली, पिताजी, अभी घर आपका नहीं है, मेरे पति का है, और उनके बाद मेरा है। अगर इस घर में रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, नहीं तो दरवाज़ा खुला है, जा सकते हैं अपना थैला उठाकर। और गुस्से में उनके हाथ से हलवा का कटोरा छीन कर फेंक देती है। सभी वह गर्मा गर्म हलवा का छींटा उसके पापा के मुंह पर भी गिर जाता है। आपके और भी तो 2 बेटे हैं ना? मैं बड़ी बहू हूँ तो इसका मतलब क्या? मैं पूरी उम्र आपकी सेवा करती रहूंगी। छोटे 2 बेटों का कुछ फर्ज नहीं है क्या? छोटे बेटे तो विदेश में जाकर बस गए और सारा काम तो मुझे करना पड़ रहा है। आपका मैंने ठेका नहीं लिया है। तभी राघव जी सहमी आवाज में बोली, बहू, हमने ऐसा भी क्या कर दिया जो इतना भड़क रही हो? सिर्फ हलवा ही बनाया है। इस बार प्राची जोर से चिल्लाई, मुझसे बिना पूछे कैसे बनाया आपने? और अगर बनाना ही था तो मेरी पार्टी से आने का इंतजार तो कर लेते। सब्र नहीं होता है क्या? आगे से मेरी रसोई में मेरे पूछे बिना इजाजत के कदम रखा तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। इस घर की मैं मालकिन हूँ और आपका बेटा मेरा पति है, और मैं उसकी पत्नी, और पति की हर चीज पर हक होता है कि उसकी पत्नी का, ना कि तुम जैसे बुढ़े बुढ़िया का। और मैं जैसा कहूंगी तुम लोगों को वैसा ही करना होगा। ये कहकर प्राची अपने कमरे में चली गई और राघव जी की आंखें भर आईं। वे अपने भाग्य को कोसने लगे। सुधा जी और राघव जी के 3 बेटे थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी दूसरों के मुकाबले उन्होंने अपने तीनों बेटों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। दोनों छोटे बेटे डॉक्टर बन गए और बड़ा बेटा मोहित आर्मी में भर्ती हो गया। दोनों दंपति अपने बच्चों की तरक्की देखकर काफी खुश थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों पर खर्च कर दिया। तीनों ही बेटों ने प्रेम विवाह किया था। दोनों छोटे बेटे अपनी पत्नी को लेकर विदेश चले गए और वहीं डॉक्टरी करने लगे, जबकि वहाँ बड़ा बेटा माँ बाप से अत्यधिक प्रेम करता था, जबकि उनके छोटे बेटे को इतनी परवाह नहीं थी। इसी बात की खुन्नस प्राची अपने सास ससुर पर निकालती थी, अपने सास ससुर को तंग करती थी
राघव जी आज रो रहे थे और खुद को कोस रहे थे कि उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा, क्यों उन्होंने अपने दो दो बेटों की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया है। और आज ये हालत हो गई कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पलना पड़ रहा है। दोनों बुढ़े बुढ़िया ये सब बातें सोच ही रहे थे कि तभी प्राची अपने कमरे से निकल कर आती है और बड़े ही झटके से चिल्लाते हुए कहती है कि अब गपशप मत करते रहिए, ये जो हलवा गिरा है और सारा फर्श खराब हो गया है, उसको तुरंत साफ कीजिए। प्राची के चिल्लाने की आवाज सुनकर दोनों दंपति की आंखों में आंसू आ गए और सुधा जी ने आंखों में आंसू भरकर ही फर्श को साफ किया, पोछा लगाया और अपने कमरे में जाकर आंसुओं की धारा बहाने लगी। और इधर बाहर दरवाजे की आड़ में खड़ी उसके पापा ये सब देखकर उनकी गर्दन शर्म से झुक गई और वह प्राची से मिलने उसके घर ना जाकर वापस अपने घर लौट आए और आकर हॉल में बैठ गए। तभी उनकी दोनों बहुएं आई, उनके लिए खाना लाई और कुछ समय बाद जब वह पानी लेकर आती हैं तो देखती हैं खाना ऐसे ही पड़ा हुआ है। पिताजी एकटक होकर बस एक जगह देख रहे थी, उनके मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही थी। दोनों बहुएं कहती हैं, क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ है? आप तो दीदी से मिलने गए थे ना, कुछ हुआ है क्या वहाँ? आपने खाना क्यों नहीं खाया? खाना ठंडा हो गया है। पिताजी, हम फिर से बनाकर गरम खाना करके लाते हैं। पिताजी को अपनी बहुओं पर अभिमान हो रहा था। वे बोलने लगे, नहीं नहीं मेरे बच्चों, ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं प्राची से मिलने गया था और वहाँ पर प्राची अपने सास ससुर के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रही थी। ऐसा तो कोई अपने जानवर से भी ना करे। 2 दिन अगर जानवर घर पर रहे तो लोगों को उससे भी लगाव हो जाता है, पर वह अपने सास ससुर के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रही थी जिसे देखकर मैं तो दंग रह गया। तभी उनकी पत्नी वहाँ हॉल में आ जाती हैं। मनोहर जी अपनी पत्नी से कहते हैं, शायद हमने उसको अच्छी पढ़ाई तो दी, लेकिन उसको इंसानियत का पाठ पढ़ाना भूल गए। हमारे परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई है। हर माँ बाप की तरह हम भी अपनी बेटी पर गर्व था कि जहाँ भी जाएगी हमारा सर गर्व से ऊंचा रखेगी, लेकिन वह इतना नीचे गिर गई। कहते कहते मनोहर जी रोने लगे। तभी उनकी पत्नी बोली, तो आपने उसे मारा क्यों नहीं, डांटा क्यों नहीं? हाथ पकड़कर घर ले आते तो मैं उसे कुछ समझाती। वह अपने सास ससुर से तुनक कर बात कर रही थी। नहीं, मुझे अंदर जाकर उनसे आंख मिलाने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं इस लड़की का पिता हूँ। मैं तो अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखूँगा और आज से मेरी बेटी के लिए मेरे घर का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद। और आप लोगों से भी यही विनती करूँगा कि आप लोग भी उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर दें। वह मेरे घर ना आए, यही मेरी आप दोनों बहू और पत्नी को मैं बोलना चाहता हूँ। तभी मनोहर जी की पत्नी बोली, नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। हम उसके माँ बाप हैं, हम बड़े हैं, हमें छोटों को सही रास्ता पर लाना होगा। ये हमारा फ़र्ज़ है ना कि उनको अंधकार में धकेल देना चाहिए। एक मौका तो दीजिए। बहू ने भी कहा, पिताजी, माँ जी सही कह रही हैं। 2 दिन बाद रक्षाबंधन आ रहा है, दीदी आएंगी, तब हम उनको ज़रूर सबक सिखाएंगे। आप ये सब हम पर छोड़ दीजिए। रेखा, आज मैं बहुत ही असहाय सा महसूस कर रहा हूँ। मैंने अपनी बेटी प्राची को दुनिया की सारी खुशियाँ दी, सब कुछ दिया, पर उसे अच्छा इंसान नहीं बना पाया। मनोहर जी अपनी पत्नी से बोले। रेखा जी ने अपने पति को संभाला और कहा, छोड़िए जी, अब ये वक्त टूटने का नहीं है। कल जाकर प्राची को यहाँ लेकर आइए, फिर हम देखते हैं। अपनी पत्नी की उम्मीद भरी बातें सुनकर मनोहर जी को बहुत अच्छा लगा
उन्हें राहत महसूस हुई। मनोहर जी अपनी बेटी प्राची के ससुराल जाते हैं और राघव जी और सुधा जी को प्रणाम करते हैं। वे उनसे उनका हालचाल पूछते हैं और अपनी बेटी प्राची को रक्षाबंधन के पर्व पर घर ले जाने की अनुमति मांगते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं ले जाना चाहता हूँ। त्योहार है और बेटियों के बिना तो ये त्योहार मनाया ही नहीं जा सकता। तभी प्राची आती है, अपने सास ससुर को घूरने लगती है और कहती है, अपने घर जाने के लिए कैसी अनुमति मांगना पापा। घर पहुंचते ही प्राची बहुत खुश हो जाती है और अपनी दोनों भाभियों से मिलती है। तभी वह कहती है, माँ कहाँ है पापा? माँ नजर नहीं आ रही है। उसके पिता बोले, ऊपर कहीं रूम में होंगी। प्राची अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन आज उसकी माँ उसको कहीं दिखाई नहीं दे रही थी तो उसे चिंता होने लगी। तभी उसने किसी रूप में खांसने की आवाज़ सुनी। वहाँ बहुत अंधेरा था। वहाँ जाकर उसने देखा उसकी माँ उस कचरे वाले रूम में बंद है। माँ को कचरे के कमरे में बंद देखकर प्राची अपनी भाभियों से बोली, भाभी ये क्या तरीका है? माँ को कचरे वाले रूम में क्यों बैठाया है? उनकी दोनों भाभियों ने बोला, बुढ़िया की जीभ बहुत चटोरी हो गई है। दिन भर चटोरापन करती रहती है और पेट में दर्द होता है, उल्टी हो रही है, इसलिए हम लोग इसको कोठरी में बंद कर दिया। पूरा घर गंद से महक रहा है। यहाँ रहेंगी, दिन भर उल्टी करेंगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राची बोली, क्या बुढ़ापे में कुछ खाने का मन नहीं होता? अरे भाभी, माँ की तबीयत खराब थी तो उनको कोई दवाई लाकर दे देती, डॉक्टर के पास लेकर चली जाती, उनको कोठरी में बंद कर देगी। और पापा आपने भी भाभी से कुछ नहीं बोला? बेटा अब तो बहू का ही राज है, उनकी मर्जी चलेगी। हम बुढ़े बुढ़िया को कौन पूछेगा? क्यों पिताजी, ये आपका घर नहीं है? पहले ये घर आपका है, फिर भाभीियों का है। उनकी भाभी ने बोला, दीदी आप तो चुप ही रहिए, आप तो मेहमान बनकर आए हैं। त्योहार मनाएं और अपने घर को शांति से लौट जाइए। आप हमारे घर के मैटर में मत पड़ो तो ही अच्छा होगा। प्राची का गुस्सा सातवें आसमान पर चला गया और उसने दरवाजे को तोड़ दिया। अपनी माँ को निकाल कर दवाइयाँ दी, उनके लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाया। माँ पापा भाभी को तमीज भी नहीं है कि इस कैसे बड़े बूढ़ों का लिहाज करके बात करना चाहिए। आपको तो उनके गाल में एक एक थप्पड़ जमा देना चाहिए था। ऐसा सुनकर पिताजी ने प्राची की गाल में एक थप्पड़ जड़ दिया और माँ ने भी दूसरे गाल पर जड़ दिया। प्राची अवाक रह गई। ये गलती भाभी कर रही है और मम्मी पापा मुझे थप्पड़ पर थप्पड़ लगाए जा रहे हैं। वह बोली, पापा क्या हुआ? आपने मुझे क्यों मारा? पिताजी बोले, उस दिन जब तुम्हारी सास ने थोड़ा सा हलवा बनाया था तो कितना हल्ला मचा दिया था तुमने। उस समय शर्म नहीं आई तुझे? मैं वहीं दरवाजे पर खड़ा सब तमाशा देख रहा था। उल्टे पांव अपने घर वापस लौट आया। गौ जैसे सास ससुर के साथ कितना दुर्व्यवहार कर रही थी तुम। उनको खाने के लिए तिल तिल कमारती है, तड़पाती है, उन पर अपना हुक्म चलाती है। ये कौन सा तरीका है बड़े बूढ़ों का सम्मान देने का? अरे उन्होंने अपना बेटा तुम्हें दिया है और जब उस बेटे को पता चलेगा कि उनके बड़े बूढ़े माँ बाप के साथ ऐसा बर्ताव करती है तो क्या वह तुम्हें माफ़ करेगा? क्या वह तुम्हें इजाज़त देगा? पिताजी मैं क्या करती? मैं बड़ी बहू हूँ तो क्या मैं ही ताम्र बूढ़े माँ बाप की सेवा करूँगी? दो दो बेटे और भी हैं उनके, वो क्यों नहीं कर सकती सेवा? जितना माँ जी ने मुझे दिया है उनको भी तो उतना ही दिया है। तब उसके पिताजी बोले, बेटी उनकी करनी उनके साथ है, तेरी करनी तेरे साथ। तो जैसा बीज बोएगा वैसा फल खाएगा। तू पाप में भागीदारी क्यों बन रही है? तू भी तो ऐसा करेगी तो तुझ में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? तू अपने दोनों देवर से बात तो करती माँ को ले जाने के लिए। हो सकता है वेस्टेज छोड़ गए हो माँ बाप को तुम्हारे पास,
क्योंकि तू अकेली रहती है। यहाँ पर तेरी दोनों भाभियाँ सास ससुर के आगे पीछे घूमती रहती है, सेवा करती है, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती है, संस्कारी हैं। उनके माँ बाप को अपनी बेटियों पर कितना गर्व होता होगा, पर मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी बेटी कहने पर। पिताजी की बातें सुनकर प्राची को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत अपने पिताजी से माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं अपने सास ससुर के साथ अच्छा व्यवहार करूंगी पापा, अब अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। वह वापस अपने ससुराल चली जाती है तो वहां देखकर चौंक जाती है। राघव जी और सुधा जी अपना सामान पैक करके कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। प्राची कहती है, पिताजी, मम्मी जी, आप कहाँ जा रहे हैं? राघव जी बोली, जहाँ जहाँ भगवान ले जाए, जहाँ 2 वक्त की रोटी मिल जाए वहाँ चले जाएंगे। फिर हम कभी तुमको तंग नहीं करेंगे। तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रहे थे कि तुम्हारा घर तुमको सौंप दे फिर जाए, नहीं तो कब का चले गए होते। प्राची उनके पैरों पर गिरकर नाक रगड़ने लगती है। पिताजी, मम्मी जी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आपके सिवा मेरा कौन है? मैं अकेली कैसे रहूंगी? उनसे माफ़ी मांगती है, विनती करने लगती है, आगे से ऐसा नहीं होगा। राघव जी सुधा जी से उसे माफ़ कर देते हैं और कहते हैं, बुढ़ापे में माँ बाप को सबसे ज़्यादा अपने बच्चों के प्यार की ज़रूरत होती है बेटा। कोई महंगे महंगे गिफ्ट ही नहीं, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। प्राची बहुत शर्मिंदा होती है और किचन में जाकर गर्मा गर्म हलवा बनाकर लाती है। अपने हाथों से प्यार से प्राची उन्हें खिलाती है। ये देखकर राघव जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं सुधा जी भी बहुत खुश होकर अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। प्राची के पिता उसके घर आए और उन्होंने भी अपनी बेटी को भी आशीर्वाद दिया। उन्हें अपनी बेटी पर गर्व होता है और कहते हैं, तू मेरी सबसे अच्छी बेटी है। इन सब बातों के बारे में जब मोहित को पता चलता है तो वह भी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह भी अपने मम्मी पापा की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित था। लेकिन अब प्राची के अच्छे व्यवहार के बारे में पता चलते ही सबसे पहले उसने अपने ससुराल वालों को धन्यवाद दिया कि उन्होंने अपनी बिगड़ैल बेटी को सही रास्ते पर ला दिया है। तो दोस्तों, मनोहर जी और रेखा जी जैसे माँ बाप अगर आज इस समाज में सारे माँ बाप हो जाएं तो किसी भी बेटी का घर नहीं टूटेगा। और हमारी संस्कृति है कि हमारे बूढ़े हो चुके हैं माँ बाप की इजाज़त और सेवा करनी चाहिए, ना कि उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की धमकी देना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।